वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात शुरू होने वाली है। मुलाकात के लिए पीएम आवास पहुंची हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आज दिल्ली आई हैं, पीएम आवास पर पहुंची हुई हैं और अब से थोड़ी ही देर में इस मुलाकात के शुरू होने के संकेत हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नीरज पांडे और कोलकाता से मनोज्ञा लोयवाल भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीरज, पहले आपके पास आना चाहूंगी, कितनी देर में ये मुलाकात शुरू हो रही है और एजेंडा पे क्या कुछ है आज जब ममता बनर्जी पीएम मोदी से मिलेंगी? देखिए प्रीति, 4 बजे मुलाकात निर्धारित थी और करीब 15 मिनट पहले यानी कि करीब 3:45 पर यहाँ पर ममता बनर्जी पहुँच चुकी हैं और अब माना जा रहा है कि अगले कुछ मिनट में प्रधानमंत्री आवास में उनकी बैठक ये शुरू हो जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री बनी थी ममता बनर्जी और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला दिल्ली दौरा था। आधिकारिक रूप से वो कटसी मुलाकात इसे आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ आमतौर पर जो भी मुख्यमंत्री जीत कर आते हैं चुनाव, वो प्रधानमंत्री से मिलने आते हैं, तो ये प्रधानमंत्री से कटसी मुलाकात है। लेकिन इसके साथ साथ एक इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ममता बनर्जी लगातार प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिख रही थी, न सिर्फ राज्य को ग्रांट देने के लिए बल्कि जीएसटी का बकाया जो राज्य के कोटे का पैसा है उसकी भी डिमांड कर रही थी लगातार। तो आज इस मुलाकात से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आएंगी। एक तो ये कि ये मुलाकात कटसी भी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ 2 चीज़ें रहेंगी। एक तो ये कि चुनाव के दौरान जिस तरह से दोनों पार्टियों के बीच में तल्खियां रही हैं, जुबानी जंग चलती रही है, आज निश्चित रूप में मुलाकात के बाद कुछ चीज़ें सामान्य होंगी। इससे पहले आपने मिदनापुर में भी जो देखा होगा, मिदनापुर में भी थोड़ा लेट पहुंची थी मुख्यमंत्री और उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक वो विवाद चलता रहा और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिलने पहुंची हैं। तो ये मुलाकात उस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और राज्य से जो मांग चल रही है लगातार, चाहे वो जीएसटी के बकाये की हो, प्रोजेक्ट्स का के लिए ग्रांट सेंक्शन की बात हो या और भी तमाम तरह के जो बजट मांगे जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से, उसको लेकर भी ये महत्वपूर्ण है। तो पीएम और आज बंगाल की मुख्यमंत्री की मुलाकात निश्चित रूप में महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल नीरज, आप पीएम आवास से हमारे साथ जुड़े रहिए। जैनेंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं पहले मनोज्ञा के पास जाना चाहूंगी। मनोज्ञा, जैसा कि नीरज ने कहा कि ये एक औपचारिक मीटिंग के अलावा भी काफी महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। टीएमसी के बीजेपी को लेकर चुनाव से पहले भी काफी तीखे तेवर रहे थे और अब तक वही चल रहा है और अभी हाल ही के जासूसी कांड को लेकर भी टीएमसी के तीखे तेवर है। तो उस लिहाज से क्या कुछ उम्मीद है आज इस मुलाकात से? देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम, मालदा का आम बहुत मशहूर है, लेकिन जब दीदी ने वो प्रधानमंत्री और बाकी सारे नेताओं को भेजा तो ये तो बता दिया कि बंगाल में मिठास बहुत है, लेकिन जब बात राजनीति की आएगी तो खटास हो या फिर उसके साथ राजनीतिक मिर्ची जरूर लगेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल और उड़ीसा के दौरे पर थे तो आधा घंटा इंतजार करवा दिया गया था, ये कहकर कि चॉपर लेट हो गया है। लेकिन उसके बाद छीटाकशी के दौर में एक भी मौका नहीं छोड़ा गया है तृणमूल कांग्रेस का बीजेपी पर वार करने के लिए। भले ही वो केंद्र सरकार में संसद में बैठकर वेल में जाकर विरोध प्रदर्शन करना हो या फिर रास्तों पर उतर के पेट्रोल और डीजल हाइक का। अभी इस समय सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि जो पेगासस के बाद अब बाकी सारी बातें हैं, ये औपचारिक मुलाकात जरूर है, लेकिन ये एक बड़ी फोटो अपॉर्चुनिटी भी है जिसमें 2 बड़े कद्दावर नेता एक साथ एक तस्वीर में अभी कुछ ही देर में नजर आएंगे। ये बात सिर्फ मुलाकात की नहीं है, लेकिन मुलाकात के अलावा जो बात होगी वही इस बार सबसे बड़ी बात होगी। और राजनीति में ममता बनर्जी मोदी विरोधी सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं। ऐसे में एक विरोधी के साथ, अपने सबसे बड़े विरोधी के साथ में खड़े होकर ये कैसी तस्वीर होगी, देखना दिलचस्प होगा। विरोधी भी बड़ा है, उनका औहदा भी बड़ा है। एक मुख्यमंत्री होकर प्रधानमंत्री को इग्नोर नहीं कर सकती ममता बनर्जी। आज दिल्ली आई है, देखते हैं क्या कुछ निकलेगा उस मुलाकात से। लेकिन जैनेंद्र के पास जाऊं इससे पहले हम एक इंटरव्यू चलाते हैं जो जैनेंद्र ने लिया है कांग्रेस नेता कमलनाथ का। ये था उनका कहना। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। सर, क्या बात हुई? ममता जी से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। जब हम नौजवान थे, जब मैं नौजवान था उस समय से संबंध है। ममता जी भी यूथ कांग्रेस में थी। मैं उन्हें बधाई देने आया था कि ये पहली दफ़ा दिल्ली केवल बीजेपी को पराजित करके ही नहीं, पर देश को एक संदेश देके ये आज दिल्ली में है। इस पर चर्चा 2024 की रणनीति को लेकर के भी चर्चा हुई। नहीं, वो सोनिया गांधी से वो चर्चा है वो सोनिया गांधी से करी। आपको लगता है सर ममता जी लीड कर सकती हैं विपक्षी गठबंधन को 2024 में? ये सब तय करने की बात है, पर ममता जी में क्षमता है
कि बीजेपी को पराजित करने ममता की। जी ने क्या कहा आपसे? ममता जी सहमत है कि आज के क्या हालात हैं देश में, महंगाई के कानून व्यवस्था के दबाने छिपाने की राजनीति, खरीदने की राजनीति, ये इस पर हमारी चर्चा आवश्यक हुई है। सोनिया गांधी से कब मिलेंगे ममता जी? कल सुबह। कल मुलाकात। ठीक है, तो कमलनाथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए एबीपी न्यूज से ममता बनर्जी के साथ मुलाकात के बाद। हालांकि जो सबसे अहम सवाल है कि क्या ममता बनर्जी 2024 में विपक्ष का नेतृत्व करेंगी, इस सवाल पर साफ तो कोई जवाब कमलनाथ ने नहीं दिया। वो कांग्रेस नेता हैं, ये बात समझी भी जा सकती है, लेकिन ये जरूर कहा कि ममता बनर्जी में क्षमता है। और बड़ी बात कमलनाथ ने ये कही कि कल सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात जो होगी उसमें 2024 की रणनीति को लेकर बात होगी। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो कल सुबह हो सकती है ममता बनर्जी की मुलाकात सोनिया गांधी से, लेकिन उससे पहले आज भी पीएम मोदी से मिलने से पहले वो कई सारे कांग्रेस नेताओं से मिली हैं। उनमें से एक है आनंद शर्मा, उनसे भी बात की जैनेंद्र ने, सुनिए। सदन को विपक्ष नहीं चलने दे रहा है और उन्होंने अपने पार्टी के सांसदों से कहा है कि गांव-गांव जाइए और विपक्ष की इस मानसिकता को लोगों तक पहुंचाइए। क्या जवाब? देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। देश की जनता महंगाई को भी जानती है, बढ़ती बेरोजगारी को जानती है, किसानों के संघर्ष को जानती है। देश की जनता विवेक रखती है, उनको मालूम है कि सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। सांसद गांव-गांव जाएंगे तो लोग क्या समझते नहीं क्या हो रहा। सरकार तैयार हो, हमारी चुनौती है, चर्चा शुरू करें। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जब कोरोना का दूसरा वेव चल रहा था तब चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों या अधीर रंजन चौधरी हों, चिट्ठी लिखकर मांग करते थे कि विशेष सत्र बुलाया जाए। और अब जब चर्चा, आप लोग चर्चा ऑल पार्टी मीटिंग में भाग नहीं ले रहे। गलत। ऑल पार्टी मीटिंग कहाँ बुलाई गई? जो एक ही तो बुलाई थी, जिसमें प्रधानमंत्री भी थे और राजनाथ सिंह जी भी, तो हमने उसमें भाग लिया। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। कोरोना पर जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई उसमें कोरोना पर कहाँ मीटिंग बुलाई गई? तो काफी सारे मुद्दों पर बात की आनंद शर्मा ने जैनेंद्र से। उन्हीं के पास चलते हैं जो दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। जैनेंद्र, कांग्रेस नेता कुछ भी बड़ा कमिटमेंट या कोई बड़ी बात बताने से तो फिलहाल कतरा रहे हैं, लेकिन कल सुबह मुलाकात है ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से। उससे पहले आज भी वो कई कांग्रेसी नेताओं से मिली है। क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? क्या ये सिर्फ औपचारिकता है कि कांग्रेचुलेटरी मैसेज आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से ममता बनर्जी के लिए, या किसी बड़े गठबंधन का यहाँ पे प्लानिंग चल रही है? देखिए, ये औपचारिकता तो है, लेकिन औपचारिकता वो बुनियाद है जिस पर कि आगे की नींव रखी जा रही है। आपने सुना कमलनाथ को, काफी सीनियर नेता है कांग्रेस में और गांधी परिवार से सबसे ज्यादा निकटता अभी कांग्रेस नेताओं में अगर किसी की है तो वो कमलनाथ है। उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में ये नहीं कहा कि ममता 24 में गठबंधन, विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व नहीं कर सकती हैं, बल्कि जबकि राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व अब तक जो है वो करते आए हैं। उन्होंने कहा कि ममता में क्षमता है और ये बातें तय करने की हैं। ठीक उसी तरीके से आनंद शर्मा से भी मैंने ये सवाल पूछा। जो इंटरव्यू हमने दिखाया वो मुलाकात से पहले दोपहर का इंटरव्यू है। मुलाकात के बाद भी मैंने आनंद शर्मा से बात की है, उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा। उन्होंने भी ममता बनर्जी को एक निर्भीक नेता कहा और कहा ये बातें सोनिया गांधी के साथ होंगी। तो ममता के विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व करने के सवाल को लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं वो सोनिया गांधी की तरफ गेंद जो है वो फेंक दे रहे हैं, सोनिया गांधी के पाले में गेंद पास कर दे रहे हैं, लेकिन इनकार कोई नहीं कर रहा है। और शायद ये इनकार ना करने की जो बात है उसी से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ममता बनर्जी जो है वो, जो कि जैसा मनोगिया बता रही थी कि मोदी के सामने सबसे बड़ी चैलेंजर के तौर पे सामने आई हैं, तो विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, क्या कांग्रेस ममता का नेतृत्व स्वीकार करेगी? इस सवाल का जवाब जो है वो ना में कांग्रेस नेता नहीं दे रहे हैं और यही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। और नीरज, ममता में क्षमता है कि वो ऑपोजिशन को एक साथ लाएं, उन्हें नेतृत्व भी दें और बीजेपी के खिलाफ एक यूनाइटेड मोर्चा भी खड़ा करें, लेकिन आज जब वो पीएम मोदी से मिलेंगी तो वो बतौर मुख्यमंत्री मिल रही हैं पश्चिम बंगाल की, प्रधानमंत्री से मिल रही हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे वादे हैं स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो वो चाहती हैं प्रधानमंत्री से। देखिए, हमने 2019 लोकसभा चुनाव के पहले भी देखा कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी थी, अपोजिशन था, उसने एक मंच पर आने का प्रयास किया, लेकिन जो खुद की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं आड़े आ जाती हैं। चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी की हों, चाहे ममता बनर्जी की हों, मायावती की हों या अखिलेश यादव की हों, या फिर आप दक्षिण भारत में चले जाएं, चाहे स्टालिन की हो, चंद्रबाबू नायडू, ये तमाम ऐसे नेता हैं
शरद पवार हों, ये तमाम ऐसे नेता जो सब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और यही उनकी जो महत्वाकांक्षा है, कहीं ना कहीं उनका जो आपस में गठजोड़ है या आपस में गठबंधन है उसके आड़े आ जाता है। अब ममता बनर्जी ने एक बार फिर पहल शुरू की है कि शायद वो आने वाले दिनों में 2024, देखिए 2024 में अभी बहुत समय है, करीब करीब 3 साल का समय बाकी है। तो हमने 2019 में इस गठबंधन का, इस विपक्षी एकता का हश्र देख लिया कि बाद में चुनाव आते आते वो सारे के सारे लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं की पोटली लेकर सिमट जाते हैं। तो कहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये ज़रूर है कि ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हैं, एक्सरसाइज वो कर रही हैं, इस तरह की विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। अब ये विपक्ष के नेताओं से मुलाकात वो कितनी कारगर साबित होती है ये समय बताएगा, लेकिन 2024 में अभी बहुत दूर है, लोकसभा चुनाव में बहुत दूर है और उससे पहले ममता बनर्जी का बंगाल से बाहर किसी 2024 बहुत दूर है, लेकिन फिलहाल इस मुलाकात पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। जैसे ही कोई डेवलपमेंट आती है पीएमओ से। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो आ रही हैं उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां पहले वैक्सीन लगवाने के लिए ग्रामीणों ने आपस में मारपीट शुरू कर दी। मामला बलिया का है। वैक्सीन लगाने के लिए पहुंची मेडिकल टीम के डॉक्टर को भी चोट लग गई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के बलिया की, जहां पहले वैक्सीन लगवाने की होड़ में गांव वालों के बीच हड़कंप मच गया। कौन पहले वैक्सीन लगवाएगा, इस चक्कर में काफ़ी मारपीट हुई इस वैक्सीनेशन सेंटर में और इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, क्योंकि जो मेडिकल टीम पहुंची थी उसमें भी डॉक्टर्स को चोट लगी। बात करते हैं कुछ मौसम से जुड़ी खबरों की। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह काफ़ी बारिश हुई। सुबह हुई तेज़ बारिश की वजह से लोगों को ऑफिस आने जाने में काफ़ी दिक्कत हुई। कई जगह पानी इतना भर गया कि घंटों जाम की स्थिति रही। आज दिल्ली में बारिश आई तो गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन बारिश राहत के साथ आफत भी लाई। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश हुई। कुछ देर की बारिश में कई इलाकों में पानी भर गया, कहीं कहीं लंबा जाम लग गया। कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली के सिस्टम की पोल खुल गई। दिल्ली के आईटीओ में गाड़ियां रेंग कर चल रही थी। ये रास्ता जो है सीधे आगे आईटीओ लक्ष्मी नगर इस मार्ग पर जाता है और पीछे की तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं ये देखेंगे, अगर आप आउटर रिंग रोड से होती हुई, राजघाट से होती हुई वाली गाड़ियां सब इधर से आएंगी और सड़क के दोनों ओर तकरीबन यही तस्वीर है इस बॉटल नेक पर। और यहाँ पर काफ़ी देर से लोग इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। धीरे धीरे करके ट्रैफिक जो है आगे बढ़ रहा है। आईटीओ पर इस समय जल भराव हुआ है कई जगहों पर, अलग अलग इलाकों पे, और हर जगह दिल्ली की सड़कों पर अगर आप देखेंगे जो मुख्य मार्ग हैं उन पर भी इसी तरह की जाम की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। दिल्ली के तिलक ब्रिज पर भी सुबह तेज बारिश की वजह से पानी जमा हो गया। इसकी वजह से लोगों को दफ्तर पहुंचने में काफी देरी हुई। जैसे जैसे पानी तेज पड़ रहा है उसको देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितनी देर में लोग अपने घरों से दफ्तर जाने के लिए निकलेंगे, कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पे जल भराव हो जाएगा और जिस वजह से एक बार फिर राजधानी वासियों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में दिल्ली वालों को मानसून का मजा और दिक्कत दोनों का सामना करना पड़ेगा। पूर्वोत्तर के 2 राज्य असम और मिजोरम सुलग रहे हैं। दोनों के बीच हिंसक झड़प हुई, गोलियां चली, जिसमें असम पुलिस के 5 जवान शहीद हो गए। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। असम और मिजोरम के बीच जमीन को लेकर जो खूनी रंजिश चल रही है उसका इतिहास 49 साल पुराना है। आखिर क्या है ये विवाद और इस पर राजनीतिक रस्साकशी क्यों हो रही है, इस पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सिलचर में आज असम पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान माहौल काफी गमगीन था। वो इसलिए क्योंकि जिन परिस्थितियों में इनकी मौत हुई वो देश के संघीय ढांचे पर सवाल खड़े कर रहा है। देश के 2 राज्यों के बीच सीमा विवाद में इस तरह की घटना होना सबको हैरान कर रहा है। असम और मिजोरम के बीच विवाद की ये तस्वीरें भले ही नहीं हैं, लेकिन झगड़ा पुराना है।
ताजा हिंसा सोमवार को असम मिजोरम बॉर्डर के लायलापुर पर हुई। यहाँ मामला इतना बिगड़ गया कि असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये वीडियो हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया है। उन्होंने मिजोरम पुलिस पर मामले को बढ़ाने का आरोप लगाया है। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ है असम मिजोरम के बीच दशकों से चली आ रही जमीन की लड़ाई। आपको इतिहास भी बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि अभी क्या हुआ। असम का आरोप है कि मिजोरम के लोगों ने गोलीबारी की, जबकि मिजोरम का आरोप है कि असम पुलिस के जवानों ने आम नागरिकों पर फायरिंग की। These unarmed civilians were assaulted by Assam police by lathi charging them and firing tear gas, thereby causing injury to several civilians. अग्रेशन चल रहा था, हमारा पुलिस भी गया। तो पुलिस जाने का बाद देखिए अभी भी अपना जो पुलिस है, इन लोग जो शांति बरकरार रखने के लिए कुछ फायरिंग कुछ नहीं किया था। अगर इन लोग का तरफ से, क्योंकि इन लोग ऊपर में हैं, पहले तो पत्थर से इन लोग बहुत सारे आदमी का जख्म किया है। अभी इन लोग बस धुआं फायर कर रहा है। अभी आदमी पूरा जितना था तो पूरा नीचे जो प्लेन्स लैंड में आ रहा है, तो ऐसा चल रहा है अभी। सीमा पर असम पुलिस और मिजोरम के लोगों के बीच झड़प हो रही थी कि ट्विटर पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे और गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की। अब समझिए कि पूरा विवाद है क्या, और इसे समझने के लिए पहले आपको ये मैप देखना होगा। इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, मतलब पूर्वोत्तर के 7 राज्य। इसमें से इन सभी यानी 6 राज्यों की सीमा असम से लगती है, क्योंकि ये सभी राज्य असम से कटकर ही बने हैं। यही है विवाद की जड़, जिसका इतिहास करीब 49 साल पुराना है। मिजोरम 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना, तब से इस विवाद की शुरुआत मान सकते हैं। असम के 3 जिले मिजोरम से 164.6 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। असम के कछार, करीमगंज और हेलाकांडी जिलों से मिजोरम की सीमा लगती है। 1987 में मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तब से ही मिजोरम का असम के साथ लगातार सीमा विवाद चल रहा है। पहले असम के कछार जिले में जिस इलाके को लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था, उसे ही मिजोरम का दर्जा दे दिया गया। 1933 की अधिसूचना के माध्यम से लुशाई हिल्स और मणिपुर का सीमांकन किया गया था। मिजोरम का ऐसा मानना है कि ये सीमांकन 1875 की अधिसूचना पर आधारित होना चाहिए। मिजोरम के नेता 1933 की अधिसूचना को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि इसमें मिजोरम के समाज से सलाह नहीं ली गई थी। वहीं असम सरकार 1933 के सीमांकन को स्वीकार करती है। इसी की वजह से दोनों राज्यों के बीच विवाद चला रहा है। इस वजह से मिजोरम का आरोप है कि असम ने उसकी जमीन पर कब्जा किया है। मिजोरम के 3 जिले आइजल, ममित और कोलासिब अपनी सीमा असम के 3 जिलों करीमगंज, कछार और हैलाकांडी से साझा करते हैं। मिजोरम का आरोप है कि असम ने उसके 509 वर्ग मील इलाके पर कब्जा कर लिया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 12 जुलाई को विधानसभा में कहा कि मिजोरम के लोगों ने हैलाकांडी में 1000 हेक्टेयर, कछार में 400 हेक्टेयर और करीमगंज में 377.58 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया है। असम ने इसी अतिक्रमण को लेकर 15 जुलाई को कछार जिले की अदालत में मिजोरम सरकार के अधिकारियों के खिलाफ केस किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के दौरे पर 25 जुलाई को पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की थी। बैठक में सीमा विवाद का मुद्दा भी उछला था। 24 जुलाई को गृह मंत्री स्वयं वहां पे गए, सीमा के इस विषय को वहां उस मीटिंग में मीडिया के अनुसार वहां पे चर्चा भी हुई, लेकिन विकल्प नहीं। तो मतलब वहां गए, फोटो ऑप लिया, भाषण दिया, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी असम और उत्तर पूर्वांचल को लेके उनको अष्टलक्ष्मी के ऐसे ऐसे शब्दों को लेके हमको लुभाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम क्या। और इसलिए गृह मंत्री और दोनों राज्य सरकारों को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। एक्चुअली हमारा हम तो प्लेन पे रहती हूँ, ऊपर में अरुणाचल है, सिक्किम, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है। इन लोग का तो हिल एरिया है, इन लोग को आंख है हमारा प्लेन एरिया पे, तो प्लेन एरिया इन लोग को सही है, तो इसीलिए कर रहा है। हम लोग का तो ऊपर में नहीं जा रहा है। हम लोग ना अरुणाचल में गया, ना मेघालय में गया, ना हम लोग मिजोरम में गया, ना मणिपुर में गया। इन लोग ने हम लोग को अटैक कर रहा है। असम और मिजोरम के झगड़े में जवानों की मौत पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट
ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने लिखा, जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। उम्मीद है कि जो जख्मी हैं वो जल्द ठीक हो जाएंगे। गृह मंत्री ने एक बार फिर नफरत के बीज बोकर देश का नुकसान किया है। भारत इसके गंभीर परिणाम भुगत रहा है। असम और मिजोरम के बीच ये विवाद भले ही दशकों पुराना हो, लेकिन जिस तरह से दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच इस बार ठन गई है, ये देखना मुश्किल होगा कि आखिरकार इस पर सुलह किस तरह होगी। संज्ञान लेने के लिए गृह मंत्री तक को फोन खटकाए गए, लेकिन उसके बाद अगर कुछ हुआ और जो तस्वीरें आई वो अपने आप सवालों के घेरे में हैं। फिलहाल कांग्रेस के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी भी इस मैदान में राजनीति करने के लिए उतर चुके हैं। असम मिजोरम के बीच झगड़े को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने ट्वीट किया, मिजोरम असम सीमा पर अचानक हिंसा इतनी बढ़ गई कि असम पुलिस के 6 कर्मी शहीद हो गए और कई लोग घायल हो गए। 24-25 जुलाई की बात है। गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का दौरा किया था, जहां उन्होंने मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे थे। अमित शाह के दौरे के तुरंत बाद इतनी बड़ी घटना कैसे घटी? केंद्र के पहल के बाद हो सकता है ये मामला कुछ दिनों के लिए शांत जरूर हो जाए, लेकिन ये फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू की। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात जम्मू के कानाचक में पाकिस्तान द्वारा 5 किलो विस्फोटकों के साथ भेजे गए ड्रोन मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जम्मू पुलिस की माने तो जैश के आतंकी इस आईडी को जम्मू में किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके या किसी धार्मिक स्थान पर इस्तेमाल करने वाले थे। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात जम्मू के कानाचक सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने 5 किलो आईडी के साथ जिस ड्रोन को भेजा था, उस ड्रोन में लगे विस्फोटक को लेने के लिए जैश का कोई आतंकी या उनका कोई मददगार आने वाला था। इस आईडी और ड्रोन की जांच में जुटी जम्मू पुलिस और वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक इस ड्रोन में लगा आईडी एक हाई क्वालिटी का विस्फोटक था, जिसमें लगी 2 तारों को जोड़ने से ये आईडी सक्रिय हो जाती। इस जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है कि फिलहाल पुलिस को उस शख्स की तलाश है जो विस्फोटक को लेने के लिए कानाचक पहुंचने वाला था। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया है कि 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जम्मू में किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके या किसी धार्मिक स्थल को निशाना बनाना चाहते हैं। सुरक्षा बलों ने यह भी दावा किया कि इतनी मात्रा में आईडी भेजना यह दिखाता है कि पाकिस्तान जम्मू में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देना चाहता है। गौरतलब है कि इससे पहले भी जिस दिन जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर हमला हुआ, जम्मू पुलिस ने 5 किलो आईडी के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया था। उस शख्स ने भी पूछताछ में यही कबूला कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जम्मू में किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके या किसी धार्मिक स्थल को निशाना बनाना चाहते हैं। वहीं जम्मू पुलिस ने यह भी दावा किया है कि सुरक्षा बलों के पास लगातार इस बात की जानकारी मिली कि पाकिस्तान 15 अगस्त से पहले प्रदेश में किसी गड़बड़ी को फैलाना चाहता है, जिसके लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अब से 2 दिन पहले आपने किन्नौर से आए एक वीडियो को देखा था, जहां पर एक हादसे में तेज बारिश के कारण एक पुल 30-35 सेकंड में ही ढह गया था। आज भी कुछ और तस्वीरें आई हैं किन्नौर से उसी पुल की। ये वही पुल है जहां मौसम की आपदा के चलते ये पुल 35 सेकंड में ढह गया था। भारी बारिश का अलर्ट अभी भी हिमाचल प्रदेश में जारी है और इस एरिया में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। इस पुल के निर्माण के कार्य को लेकर भी अब अधिकारी कोशिश कर रहे हैं, लगातार हर तरह की मदद पहुंचाई जा रही है।
किन्नौर हादसे के बाद ये सबसे ज़्यादा ताज़ा तस्वीरें उसी जगह से आ रही हैं जहां इस वक्त अधिकारी इकट्ठा हैं। एक बार फिर से पुल को तैयार करने की भी मेहनत चल रही है। जैसे ही मौसम में थोड़ी राहत मिली है वैसे ही अधिकारी मौके पर पहुंचकर इस पुल को वापस कंस्ट्रक्ट करने में कोशिश कर रहे हैं। ये पत्थर जो है उसी वक्त गिरे थे जब ये हादसा हुआ था, इनको तोड़ा जा रहा है और अधिकारी इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पुल को दोबारा तैयार किया जाए। लेकिन मौसम में थोड़ी ही राहत मिली है लोगों को और उस जगह रहने वाले बाकी लोगों को, बाकी आबादी को, और अधिकारी जो हैं इस काम में लग गए हैं। किन्नौर हादसे की ये सबसे ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर। इस वक्त भी पहाड़ी इलाकों में काफ़ी जगह पर भारी बारिश के अलर्ट जारी हैं, लेकिन किन्नौर में जैसे ही नदी का स्तर थोड़ा नीचे उतरा है ये कार्य शुरू कर दिया गया है अधिकारियों द्वारा। पत्थरों को काटने की कोशिश की जा रही है और वापस इस पुल को भी बनाने की कोशिश की जाएगी। गिर रहे हैं भाई, हटो वहां से, पत्थर आ रहे हैं, हटो। तो 2 दिन पहले ये हादसा हुआ था और हादसे से कुछ देर बाद की जो तस्वीरें आई हैं किन्नौर से वो भी हम इस वक्त आपको मातृभूमि में दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभी भी लोगों को कहा गया है कि सावधानी बरतें। काफ़ी जगह से लैंडस्लाइड की, भूस्खलन की अभी भी वार्निंग जारी है और ये जो तस्वीरें हैं ये उसी इलाके की हैं हादसे के कुछ देर बाद की। किसी पेड़ के पीछे सपोर्ट लो अपनी। यहाँ से काफी रिस्की हो रहा उतरना, कोशिश करता हूँ उनके पास जाऊँ। मैं आ रहा हूँ। किसी बड़े पेड़ के पीछे छुप जाओ, किसी बड़े पेड़ के पीछे। यस, आ रहा हूँ। बड़े पेड़ के पीछे छुपो। पत्थर गिर रहे हैं भाई, हटो वहां से, पत्थर आ रहे हैं, हटो। और इस बैठक में क्या कुछ हुआ इसकी तमाम के लिए सीधा चलते हैं मेरे सहयोगी नीरज पांडे के पास। नीरज, कितनी देर चली ये बैठक और क्या कुछ हुआ, क्या खबर मिल रही है? इसमें आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास में बैठक जो चल रही थी वो समाप्त हो गई है। करीब 3:45 बजे ममता बनर्जी अंदर गई थी और करीब 4:40 पर उनकी गाड़ी प्रधानमंत्री आवास से बाहर आ गई। तो माना जा रहा है कि 55 मिनट तक ये प्रधानमंत्री आवास में के अंदर रही ममता बनर्जी और उस 55 मिनट के दौरान उनकी मुलाकात कितनी देर तक अंदर चली ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये माना जा रहा है करीब आधे घंटे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में ये बैठक चली है, क्योंकि 55 मिनट अंदर रहने का मतलब यही हो गया कि करीब आधे घंटे से 35 मिनट 40 मिनट के आसपास इनकी मुलाकात ये चली होगी। फिलहाल ममता बनर्जी उनके आवास से निकल चुकी हैं, प्रधानमंत्री आवास से, और वो अपने भतीजे के आवास अभिषेक बनर्जी के आवास पर के लिए छाता ले लो, अम्ब्रेला ले लो, क्यों अभी कोविड नहीं तो हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, पहले अपन का संभलाओ। मैं प्राइम मिनिस्टर सर का टाइम मांगा था कि चुनाव का बाद, थर्ड टाइम चुनाव होने का बाद बंगाल का जनता को आशीर्वाद लेके हमारा जो गवर्नमेंट आए उसका बाद प्राइम मिनिस्टर का साथ, चाहे राष्ट्रपति जी का साथ हमारा मुलाकात करने का मौका नहीं मिला। एक दफे प्राइम मिनिस्टर गया था कलाईकुंडा में, तब तो हम वो मीटिंग था, उसमें इंडिविजुअल मीटिंग करने का कोई ये नहीं था। तो इसी के लिए मैं आफ्टर 2 इयर्स दिल्ली में आया और हम प्राइम मिनिस्टर का पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा काटीसी विजिट है कि चुनाव का बाद एक दफे भेंट करने पड़ता ही है सब, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है। तो इसी के लिए मैं कॉलन किया है और ये टोटली काटीसी विजिट है। लेकिन काटीसी विजिट का साथ साथ में मैंने कोविड का बारे में थोड़ा चर्चा किया कि कोविड में हमारा जो वैक्सीन मिला है
जो मेडिसिन मिला है इसमें थोड़ा और ज़्यादा हमारा चाहिए, इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन का मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। इसी के लिए हमको टीकाकरण बहुत बढ़िया है और अभी हमारा कोविड भी 1% का आसपास में है। तो भी हम चाहते हैं कि थर्ड वेव आने का पहले कोविड का वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। इसी का बारे में मेरे को चर्चा हुआ है। बाकी मैंने तो पहले भी आप लोगों को कहा, अभी भी कहा कि हमारा बंगाल का थोड़ा प्रोजेक्ट का बारे में भी मैंने जैसे हमारा वैक्सीन को लेकर और थोड़ा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है, उसका बारे में मैंने चर्चा किया कि बहुत दिन हो गया, इसको आप मेहरबानी करके कर दीजिए। यही दोनों बात में हमारा बात हुआ है। उन्होंने क्या बोला? देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, वो हमको उनका बात हमारा मुख से बोलने से ठीक नहीं होता, ठीक नहीं लगता है, बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट हियर। उन्होंने बोला है, उन्होंने देखेंगे, जरूर देखेंगे। नहीं देखिए, बहुत सारे पार्टी है, जो पार्टी मेरे दोस्त भी है, पुराना दोस्त भी है, और आज जैसे कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, ये लोग आए, और भी लोग आने वाला है, जर्नलिस्ट भी इसका अंदर में है। तो हम लोग पुराना दिन का बात, नया दिन का बात मिलजुल के ही करते हैं। कल मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे बोला, तो मैं कल चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। और परसों दिन राष्ट्रपति जी ने कश्मीर में है, उन्होंने टाइम जरूर दिया है, लेकिन दिक्कत यही की है कि हम तो डबल वैक्सीनेशन किया है, लेकिन वो लोग कहता है फिर RT-PCR करना चाहिए। तो RT-PCR करके जाने का थोड़ा दिक्कत हमारा भी है कि अभी हम कहाँ जाएंगे, किधर से करेंगे। हम तो दिल्ली में आउटसाइडर्स है, लेकिन दिल्ली हमारा घर है, लेकिन वो बात नहीं है। बात यह है कि हमारा डबल वैक्सीन तो सबको, आइदर डबल वैक्सीन और RT-PCR दोनों में एक होना चाहिए। तो इसी के लिए इसमें थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करने चाहूँगी, लेकिन नहीं मानेंगे तो ठीक है, हम राष्ट्रपति जी को ख्याल ही ज़्यादा रखेंगे, उसका शरीर अच्छा रहे, उनका कोई दिक्कत ना हो, ये देखना हमारा कर्तव्य है। रीजनल पार्टी लीडर्स के साथ बैठक होगा, रीजनल पार्टी जैसा है। अभी तो देखिए, सेंट्रल हॉल में जाने से सबका साथ मिल सकते थे, लेकिन सेंट्रल हॉल में जब जर्नलिस्ट आर नॉट अलाउड, हाउ डू आई गो देयर? इवन हम जाने से भी सबका साथ मिल होगा, इसका कोई कंफर्मेशन भी नहीं है, बिकॉज सेंट्रल हॉल नोबडी इज अलाउड नाउ इट इज। इसी के लिए मैंने कल जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट मिलने चाहते हैं, मैं थोड़ा एक टाइम किया है। जैसे हमारा MP लोग भी मिलने चाहता है, उसको भी कल हमने टाइम दिया। जैसे अरविंद जी भी मिलने चाहते हैं, हम उसको परसों में टाइम दिया है। जैसे शबाना आजमी, जावेद अख्तर जी भी मिलने चाहते हैं, हम उसको टाइम दिया है। ऐसे जो भी रिक्वेस्ट आते हैं हम कोशिश करते हैं इसको शाहरुख के साथ हमारा बात नहीं हुआ, हम करेंगे आफ्टर द सेशन इज ओवर, लेट द कोविड सिचुएशन इज ओवर, बिकॉज अभी कोविड सिचुएशन में प्रोटोकॉल नहीं अलाउ करते हैं। दीदी हमने लीड करेंगे, नो कंट्री विल लीड, we are the followers. Didi, you had on July 21st you said that all opposition parties should keep their self-interest aside and come together. Is it happening? The talks have started. Is it happening now? I think automatically it will come. दीदी बंगाल में केंद्र में सत्ता दीदी कौन बंगाल में आपने पटखनी जो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में विकल्पीय एकजुटता के लिए आपका संदेश क्या होगा? क्या चेहरे पे जाना चाहिए किसी को चेहरा बनाकर, या पहले लड़ना चाहिए और बाद में चेहरा तय हो 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्योंकि आप लोगों से उम्मीदें विपक्ष को बहुत जरूरी है। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का इलेक्शन है। आप लोगों ने देखा कि कल त्रिपुरा में हमारा लड़का लोग गया तो उसको सबको हाउस अरेस्ट करके रख दिया उसका उधर का गवर्नमेंट। जैसे आपका इधर में दैनिक भास्कर पेपर का
आज भी मैंने सुना दूसरों लोगों को रुक के रख दिया है। ये नहीं करना चाहिए। और पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबको सब बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। There have been efforts to form the opposition unity. It's not always been successful because of independent ambitions. Are you more hopeful this time round for 2024? I am always hopeful. Didi, did you talk to Prime Minister on Pegasus? Did the Pegasus issue come up? Sometimes what I discuss in details, I cannot say publicly. রাজ্যপালের ইস্যুটা কি বলেছিলেন? Your MPs also went to the election commission about the by-elections to 7 seats in West Bengal. Where do you stand on that, Didi? Your comments? Yes, we want that within the stipulated time what election commission said. Because now the COVID situation of Bengal is okay. Now it is about 1%. When 8th election was there, then 33%. So it came down from 33% to 1%. So now the situation is okay. Now if the third wave comes, then they cannot hold the election. So wherever is the by-election and small election is there, they can do it. We will also do it. We will also do the same thing. सांसदों के साथ मुलाकात कर रहे हैं रीजनल पार्टी। मैं सुनते पाচ্ছি না। Did it come up in the meeting with the PM? No. Didi, the fact that मूड वॉज जीत के बारे में कोई बात नहीं हुआ है। मूड वॉज गुड एंड यू वॉज क्वाइट ओके, आई थिंक सो। दीदी हेल्थ वाइज और माइंड वाइज ओके। दीदी जीएसटी একগুচ্ছ টাকা পাওনা ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग है क्या? क्या बोलिए? আপনারা ভালো থাকুন, বৃষ্টিতে ভিজবেন না। দিদি জিএসটির একগুচ্ছ টাকা পাওনা আপনারা মুকুলের বাড়িতে গিয়ে বসছেন না কেন? মুকুলের বাড়িতে তো বসতে বললাম। आप लोगों को मुकुल का घर में बैठने के लिए इंतजाम किया है। अच्छा हमें खुली আছে। हमें खुली আছে। दीदी जीएसटी के बारे में कुछ না না আমি বলে দেবো, তোমরা তো জানো এরপর যারা আসবে জার্নালিস্টরা। ममता जी देखिए हर आदमी को उम्मीद का साथ में ही काम करना पड़ता है। अगर उम्मीद नहीं रहता है तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है। By-election I didn't discuss, but I want that election commission must take the by-election in a proper time. दीदी जीएसटी প্রচুর টাকা বাকি পড়ে আছে जीएसटी প্রচুর টাকা বাকি I handed over the Didi, Mr. Kamal Nath had come. all parties meeting आप बुलाएंगे क्या? Meeting Sonia Gandhi. So Congress is definitely willing to be part of the united front that you are trying to stage. What is your position on that? You see, in democracy, if you want to fight, you should not discriminate party to party. Whoever is a like-minded party, everybody must work together. কিন্তু ভিড়ছে জ্বর হচ্ছে, চলো মুকুলের বাড়িতে এসো, আমি বলে দিচ্ছি। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, पेगासस पर पीएम सर्वदलीय बैठक बुलाए ममता बनर्जी ने कहा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आप ममता बनर्जी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए गई तो आपने पेगासस का ये मुद्दा उठाया कि नहीं, तो उन्होंने कहा कुछ चीजें बहुत तफसील से बात करने वाली होती हैं, उनका जिक्र मैं यहाँ नहीं कर सकती हूँ। जासूसी पर पीएम सर्वदलीय बैठक बुलाए, लेकिन ये ममता बनर्जी ने जरूर कहा है मीडिया के सामने इसकी जांच होनी चाहिए। और जब मैं आपको ये कह रही हूं तो इस बात की भी याद दिला देना चाहती हूं कि ममता बनर्जी ने बाकायदा 2 सदस्य जांच आयोग का अपने राज्य में इसी जासूसी कांड के जांच के लिए गठन किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।